पहले भी ग्रीन ही था। अच्छा, मैं लाइट देख कर ऑन। ओके, अब ठीक है, हो गया। ऑनलाइन लाइव है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा ल्यूसेंट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका इस कंप्यूटर क्लास में स्वागत करती हूँ। आप लोगों का स्टार्टिंग से लास्ट टाइम जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम नेक्स्ट जो क्लासेस करेंगे उसमें हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो आज हमने मेन 2 टॉपिक्स लिए हैं जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और नेटवर्किंग का। ठीक है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस और ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। तो हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम जो टॉपिक करेंगे सबसे पहले जो होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम C++ और पाइथन जैसे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सब हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। बाकी सब स्टूडेंट्स जो भी ऑनलाइन हैं प्लीज़ एक बार क्लियर कर दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, सो दैट हम आगे चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसमें कैसे काम होता है। दूसरा, लो लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम करते हैं उसमें हम किस तरह से कोड लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम आज इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, आप कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और फिर उसी को हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। देखिए हुआ क्या, जब स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस यूज़ की गई, जैसे कंप्यूटर का था, बिल्कुल हम हिस्ट्री से पढ़ रहे थे, ऐसे ही हम लैंग्वेज का भी करेंगे। लैंग्वेज में क्या था कि अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया है, हमने इस तरह से कंप्यूटर बनाया, इस तरह से मशीनरी डेवलप हुई और आगे हम ऐसे चलते रहे। अब ये चीज़ें कोड के थ्रू कॉपीज़ में भी तो लिखी मेंशन करी गई होगी कि प्रोग्राम में मतलब एक्चुअली कंप्यूटर किस तरह से कैलकुलेशन करता है। तो होता क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक होती है मशीनरी लैंग्वेज। नॉर्मल पहले मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, फिर हम ये पढ़ के देखेंगे कि एक्चुअली ये डेफिनेशंस किस तरह से होती हैं ताकि इसकी कोई बेसिक्स आपके क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको क्लियर कर सकें। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है। या तो कुछ ऐसे लिखी होगी या उसमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ सिम्बल्स भी हो सकते हैं शायद, जैसे ऐसे, या हम $साइन का लगाते हैं, कुछ ऐसा हैश हम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा। अब ये लैंग्वेज मशीन को तो समझ में आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारे लिए समझना तब मुश्किल हो जाता है जब हम इस चीज़ में न्यू हैं या हमें थोड़ी सी कम नॉलेज है। ऐसे अब ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आई तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एक लॉजिक सोचा कि जो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जा रही है उसमें हम कैसे बताएं अपनी मशीन को कि क्या क्या काम एक्चुअली करना क्या है। तो उसको कहा गया मशीन कोड, क्योंकि हमने उसकी लैंग्वेज में लिखा। लैंग्वेज में लिखा तो सबसे पहले जो चीज़ आई वो हमने उसको समझाना शुरू किया 0 to 1 यानी बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, अगर मुझे 15 लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से 1011 करके समथिंग करके कोड डेसिमल निकालूंगी, या मुझे 45 लिखना है तो 111 करके 0001 करके ये सब स्टार्ट करूँगी, तो वो उस तरह को समझेगा और फिर वो मुझे आउटपुट देगा। अब यहाँ पर बात आ रही थी कि ठीक है प्रोग्रामिंग तो हो गई है, यहाँ पर जब आए तो थी तो प्रोग्रामिंग लो लेवल की, क्योंकि वो सिर्फ मशीन की लैंग्वेज हो, मतलब हम इनपुट कर रहे थे और वो आंसर दे रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि कुछ चीज़ें स्लो भी थी, कुछ चीज़ें हमारे जो हम जैसे प्रोसेस में चाह रहे थे वैसे नहीं थी, उसके लिए और टाइम भी लग रहा था, मतलब कंपाइल करने में भी टाइम लग। कंपाइल क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि इजी लैंग्वेज में, मतलब इजीली, जब सपोज कीजिए कि मुझे सम करना है तो मैं यहाँ लिखूँगी ऐड या सम,
तो इजीली सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ सम करना है, दो नंबर्स का प्लस करना है और हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस टाइप की लैंग्वेज लिखूंगी तो शायद कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम आगे क्या करें, और फिर हम इस तरह से करते करते आगे तक गए तो हम लो लेवल से हाई लेवल तक लैंग्वेजेस को यूज़ करने लगे। अब अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज का कहता है कि दिस लैंग्वेज इज ईजिली अंडरस्टैंड टू बाय द कंप्यूटर। मशीन के लिए तो ईजी हो गई थी क्योंकि हम कुछ इस टाइप के कोड लिख रहे थे जो कि मशीन कोड ईजिली समझ रही है और वो प्रोसेस भी कर रही है, मतलब कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रही है, यानी रिस्पॉन्स दे रही है हमें ईजिली। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर ये कहता है कि इसने क्या कहा, इसको लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। डायरेक्टली कंप्यूटर में ही लिखी गई और कंप्यूटर के लिए ही बहुत इजी हो गई कि समझना बहुत इजी है, जो लिखा है कोड वैसा ही। ठीक है, लेकिन अगर हुआ क्या यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, प्रियांक सर का नंबर लॉगआउट हो गया ना। यहाँ पर हुआ क्या कि इसको मशीन लैंग्वेज कहा गया। अब असेंबली लैंग्वेज की बात आती है। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि जब हमने 0 to 1 की लैंग्वेज लिखकर मशीन को तो समझा दिया, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल, यानी इजी टू अंडरस्टैंड टू मशीन, मतलब मशीन के लिए तो इजी थी लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी। उसमें हमने क्या किया, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करने स्टार्ट कर दिए। वर्ड्स जैसे हमने कहा ऐड लिखना है तो प्लस करना है तो ऐड लिखेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारे लिए इजी हो गई समझने के लिए। ठीक है, कि इस तरह असेंबल किया गया कि ये, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी। यहाँ पर थी कि हमने तो समझ लिया कि ऐड करो। सपोज अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा ऐड, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता था ऐड टू जो भी नंबर्स हैं, फिर LDA यानी इसके सिंटेक्स होते थे। ठीक है, और नंबर्स लिखे जाते थे, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई। लोड लिखा है, ये LD का मतलब लोड है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा जाता था। अब ये हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया कि हाँ हम समझ रहे हैं इसको और हम आगे काम भी कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये जो लैंग्वेज लिखी है ये वापस से मशीन को समझ में आए। तो ऐसे में हमने एक जो टेक्निक यूज़ करी उसको बोल दिया असेंबलर। असेंबलर ने क्या किया, असेंबलर ने क्या किया कि ये लैंग्वेज जो पहले थी 0 to 1 वो कहाँ चेंज हो गई, हमारी लैंग्वेज में, और उसको फिर से वापस से क्या कर दिया गया, टेक्निकली लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में उसको समझाने के लिए कोड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ बात आती है, यहाँ यूज़ हुआ था असेंबलर का। ठीक है, ये वर्ड्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन में जब भी कुछ ऐसा आ जाता है असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज में क्या किया था, और जब असेंबलर का हम यूज़ करने लगे तो असेंबलर ने एक्चुअली में उसको किस तरह से हेल्प करी थी कोड को चेंज करने में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी कह दिया क्योंकि हमने 0 to 1 की लैंग्वेज यूज़ की थी। नेक्स्ट आते हैं, अब आती है बात हाई लेवल की। हाई लेवल की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए लो लेवल में क्या था, इस तरह से चेंज किया गया हमारी लैंग्वेज में यानी ऐड में, यानी ये बाइनरी जो लैंग्वेज समझता था कंप्यूटर उसको हमने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिख कर समझा दिया। फिर कुछ ऐसा किया कि उसको भी समझ में आ जाए और हमें भी समझ में आ जाए। यहाँ तक तो ठीक था। अब बात आ रही थी कंपाइल की। कंपाइल क्या करता है, कंपाइलर की, कंपाइल करने की। यहाँ पे आकर बात थोड़ी सी वो हो गई। इसमें हमें चाहिए लगा कि नहीं थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट ये हो कि, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कंपाइलर क्या करता है, जो हम सिंटेक्स लगाते हैं, मतलब हमने लगाया कॉमा कॉलन लगाने शुरू करे, सेमी कॉलन लगाने शुरू करे, पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स यूज़ करे, इस तरह के जो कोड से ये कोड और ये कोड में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जब हमने सिंटेक्स यूज़ करे, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लिखेंगे, सपोज मैं लिख रही हूँ एक फंक्शन यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं प्रिंट और इस तरह से लिखूँगी, तो ये A, B और C कहूँगी, तो ये क्या करेगा, अगर हम C की बात करें तो ये मुझे आउटपुट देगा A, B और C, यही देगा ना।
अब ये चीज़ें उसके लिए थोड़ी सी यहाँ पर समझ के वापस से रिजल्ट देने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। फिर हमने क्या किया कि कुछ ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें सिंटैक्सिस यानी लेस सिंटैक्स हो, समझ में आ रहा है, जिसमें सिंटैक्सिस कम हो और समझने में इजी हो, काम जल्दी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरर, टाइपिंग एरर ज़्यादा हो जाते थे। टाइपिंग एरर ज़्यादा होंगे ना जब हम कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। सपोज़ आपको कुछ दे दिया जाए इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हैं। जहाँ बात आ जाए आपकी संस्कृत में या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है आपको, तो वहाँ आप कहेंगे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर जब हम कंपाइल तो कर रहे थे, बहुत ईजीली काम हो रहा था, सब कुछ सही हो रहा था। फिर हम आ गए यहाँ पर हाई लेवल में आ गए, यानी उसको भी एडवांस हमने किया। जब हमने एडवांस किया तो हाई लेवल ने क्या किया, ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता था। यानी अब इसको किसी कंपाइलर की, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लैंग्वेजेस जैसे सी है, ठीक है, उसमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इंटरप्रेटेड इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कही जाती है। आगे हम अभी पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन और सी प्लस प्लस से जैसे ही हम पाइथन की तरफ आए या और लैंग्वेजेस की तरफ आए तो वहाँ पे हमारे क्या हुए, सिंटैक्सिस हमें कम यूज़ करने पड़े, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि अब यहाँ पर ट्रांसलेटर यूज़ किया गया, मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाता था मशीन टू हमारी लैंग्वेज, देन हमारी टू मशीन लैंग्वेज में बहुत इजीली। और मैं अपनी भी लैंग्वेजेस जो हैं बहुत इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना करके मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ट्रांसलेटर ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटेड आ गए। यानी जो ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा था उसको हमने क्या कहा, जैसे मैंने बताया ना कंपाइलर क्या करता है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर आ गए। कंपाइलर ने और इंटरप्रेटर ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को जल्दी, बहुत स्पीडली उसको कन्वर्ट करने की, एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ा दी। अब जब ट्रांसलेट होने लगे प्रोग्राम तो उसको कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज और असेंबल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में पीछे, ठीक है। उसमें क्या था कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिल रही थी जो कि कभी तो मशीन को समझ नहीं आती थी, कभी हम लोगों के लिए समझनी थोड़ी सी मुश्किल आती थी। तो वो सारी काम कहाँ कर दिए, हाई लेवल ने आकर के चेंजेस। क्योंकि हाई लेवल में क्या था, मेन इंटरप्रेटर और कंपाइलर हम यूज़ करने लगे थे, ठीक है। यहाँ तक तो बात है ये कि हमें अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि हाई लेवल और लो लेवल कभी नाम आए तो हमें ये पता चले अच्छा हाई लेवल में और लो लेवल में क्या फ़र्क है। अब हम आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में 3 चीज़ें आज पढ़नी हैं, C++ और पाइथन। अब एक लैंग्वेज और मैंने इसमें ऐड करी है जो कि HTML है। आपके सिलेबस में है HTML, यानी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में HTML से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने वो भी ऐड करी है, ठीक है। हालांकि ये वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, बेसिकली टोटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अभी हम फिलहाल इन तीनों को पहले लेकर चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन तीनों में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सी में ऐसा क्या नहीं था जो C++ बनी, फिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि भाई पाइथन के लिए सोचा गया, या पाइथन आई तो ज़्यादा यूज़ होने लगी, ठीक है, एकदम से। जैसे आजकल भी आपने नाम सुना होगा, तो पाइथन में बहुत एडवांस लेवल में काम हो रहा है, ठीक है। वेबसाइट डेवलप हो रही हैं, ठीक है, गेमिंग हो रहे हैं, हमारे गेम बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे आई है, तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने सी का टॉपिक लिया है। सी में बेसिक सी चीज़ें हैं। 1972 में बेल लैबोरेटरी में डेनिस रिची का नाम याद रखिए आप। बेल लैबोरेटरी नहीं भी याद रहेगा तो 1972 याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। लर्न करने, जो चीज़ें लर्न करने की है ना वो चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर क्या होते हैं, देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस की, दैट मीन्स कि आप कुछ इस तरह के सिंबल ले लीजिए जो लैंग्वेज में यूज़ हुए हैं, डॉट कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर सी की कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना चाहूँगी। पहले सी में सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो ये था कि आप क्या करते हैं, प्रोग्राम क्लियर बनाते हैं।
प्रोग्राम बनाने में सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है हेडर फाइल। आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल क्या करती है? एक तरह की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं ये। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2019 का एक क्वेश्चन था, उसमें आपके एक पूरा प्रोग्राम दे दिया गया था जो कि सॉल्व करने के लिए दे दिया गया था आप लोगों को। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था एरे वाला जो प्रोग्राम हमने किया था। ठीक है ना, 0 to याद होगा A to G तक वो अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करे थे और समथिंग इस तरह का हमने। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता चले कि प्रोग्रामिंग में मतलब सी में प्रोग्राम बनते कैसे हैं, हर एक चीज़ को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स अगर कोई भी छोटी से छोटी कोई क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए इस टाइप का, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हेडर फाइल क्या होती है? ये क्या करके रखती है? कुछ फंक्शंस कंटेन करके रखती है, फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि आप प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं यानी डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पर। ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया भी है अभी आप लोगों के लिए, हेलो वर्ड का जो समथिंग का, वहाँ भी मैं डिस्कस कर दूंगी। तो ये क्या करती है, ये सारे फंक्शन किस में होते हैं? इस लाइब्रेरी फाइल में। इनको बोलते हैं हेडर फाइल्स। इनको सबसे पहले हेड एरिया पर आप लोग टाइप करेंगे जब सी का प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन से हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यानी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमें एक्सप्रेशन देने हैं वो पैरेंथेसिस में या इस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। टर्मिनेट करना है, मतलब एक लाइन लिखने के बाद अगर आपको चाहिए कि दूसरी लाइन स्टार्ट हो यानी कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ना बंद कर दे इस लाइन को, तो ये होता है टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, इस टाइप के इनको ही हमने सिंटेक्स कहा था अभी। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटर्स पे, क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने लास्ट में, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी ये सारी चीज़ें करने के बाद। इस टाइप से ही आप मतलब काम करेंगे। हेडर फाइल का मेरा मेन मोटिव यहाँ था बताने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जब लिखते हैं ना ऐसा देखते हैं .h समथिंग सबसे ऊपर लिखा हुआ, कभी आपने सी का प्रोग्राम देखा होगा किसी क्वेश्चन में, तो ये देखकर कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो ये वही हेडर फाइल्स हैं जो कि इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस कंटेन करके रखती है। ठीक है, कह लीजिए आपकी अगर मैंने प्रिंट एफ लिखना है तो किसी इनमें से कोई एक फाइल मुझे यहाँ पर चाहिए, तब ये प्रिंट एफ काम करेगा। इसका इतना समझ लीजिए आप अभी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल और बिटवाइज। यहाँ पे अर्थमेटिकल आपको पता है, मैं चार्ट दे दूंगी अभी नेक्स्ट में। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या है, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। रिलेशनल जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। लॉजिकल इस तरह से जैसे नॉट, एंड और यूज़ होता है। असाइनमेंट किसी चीज़ को असाइन करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं। ए इसका मतलब ये भी हो सकता है और इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ए और बी में किस तरह की वैल्यू जाएगी, प्लस होकर के जाएगी, माइनस होकर के जाएगी। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस प्लस आए बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, कंडीशनल में आप कॉलन का यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ। ठीक है, और बिटवाइज में भी इस तरह की असाइनमेंट ऐसा कुछ साइन देखेंगे आप। ठीक है, ये इसलिए है अर्थमेटिकल मैथमेटिकल काम करता है। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डीपली पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ यही आया हुआ था कि रिलेशनल में क्या होता है, लॉजिकल में क्या होता है। तो आप इसको इतना पढ़ लीजिए क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा सीखा आना नहीं है। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपको कोई भी एक टॉपिक ले लिया गया तो उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक एक चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती क्या है, ताकि अगर किससे रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है, कोई भी एक साइन दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है ये, तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जब आपको पता होगा कि एक एक ऑपरेटर में क्या क्या काम होता है। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर से मतलब जब ये इस तरह की कैलकुलेशन से रिलेटेड, कंपैरिजन से रिलेटेड, ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड कोई बात की जाती है तो ऑपरेटर्स यूज़ होता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ऑपरेटर्स क्या हैं, इनमें से कोई साइन दे दिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ और किसी को कोई बात क्लियर करनी है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अगर कुछ और प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वो बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने ये बेसिक सी चीज़ें इसलिए ली है यहाँ पर, एक एक चीज़ कि जो चीज़ें यहाँ पर जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए, अभी मैंने बताया इनके बारे में, ये सी में भी होंगे, C++ में भी होंगे और पाइथन में भी। अगर आप एक में पढ़ लेते हैं इनको तो किसी भी उस दूसरी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको फिर वो डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि पाइथन में ऐसा था, C++ में ऐसा था। अगर C++ का क्वेश्चन है तो पता चल जाएगा, सी का है, पाइथन का है। कहने का मतलब यह है कि आप एक बार लॉजिक पढ़ लीजिए कि जो सब में सिमिलर है, ठीक है, सारी लैंग्वेजेस में। अब बात आती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है? देखिए होता क्या है, जब हम प्रोग्राम लैंग्वेज लिखने जाते हैं तो हम कंप्यूटर को कोड लिख करके इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए, इसको मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, आपने किससे फ़ोन करके या कुछ ऐसा गाइडेंस मांगी है, तो वो आपको कहेगा अच्छा पहले ये स्टेप करो फिर वो स्टेप करो। जैसे हमने स्कूल में भी पढ़े थे फ्लो चार्ट्स वगैरह, है ना। एल्गोरिथम के बाद हमारा फ्लो चार्ट ही आता है। अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम में भी स्टेप टू स्टेप हमें ये बताया जाता है कि काम करना कैसे है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में एल्गोरिथम, मैंने एक एक लाइन में बात समझाने की कोशिश करी है ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर थोड़ी देर के लिए भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारा लिखने की बजाय आप टू दी पॉइंट लिखिए अपने पास नोटबुक में, या फिर ये फाइल रखिए अपने पास, तो उसमें कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप करना क्या है आपको। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक छोटा सा कोई भी काम ले लीजिए, मुझे किसी के लिए कुछ चाय बनानी, जैसे हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम होता है, हमने स्कूल वगैरह में भी मैथमेटिकल में भी फ्लो चार्ट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करके स्टार्ट दिया जाएगा आपको, फिर बताया जाएगा कि करना क्या है, फिर यहाँ पर कंपैरिजन आएगा कि कुछ चीज़ ऐसी है तो यस, नहीं तो नो, ऐसे है ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, ये जो स्टेप बताता है ये तो फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। जो ये स्टेप बता रहा है ये कौन बता रहा है? एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर में एल्गोरिथम का उसको बताना पड़ता है कि आपको एल्गोरिथम की तरह बताना पड़ता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा सोर्स कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है? कहता है सोर्स कोड क्या है? वास्तविक पार्ट है, मतलब एक्चुअली में जो कोड लिखा गया वो एक पेज, अब मान लीजिए आपने लिखा कि मैंने सबसे पहले लॉक खोला किसी चीज़ का, या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने चाय बनाने का दे तो 1 कप पानी लिया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, ये सारा हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब किस तरह से लिख रहे हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं मशीनरी लैंग्वेज या कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसलिए इसको सोर्स कोड कह देते हैं, जहाँ पर हमारा एक्चुअली में सोर्स है कि हम काम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है सोर्स कोड इज द एक्चुअल टेक्स्ट दैट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सोर्स कोड यूज होता है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। जब सोर्स कोड की बात आएगी फिर नेक्स्ट में आएगा कंपाइलर, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हेल्प करता है सोर्स कोड को बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, जो भी आप टेक्निकल लैंग्वेज लिख रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि जब मैंने लैंग्वेज को बताना शुरू करा ये, यानी बाइनरी कोड में आप प्रोग्राम लिखो, तो फिर आप एक चीज़ हमने यूज़ करी कि कुछ ऐसा हो कि मशीन लैंग्वेज का यानी मशीनरी लैंग्वेज को हम अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में, मैं यहाँ पे ईजी लैंग्वेज लिख रही हूँ, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और फिर यहाँ पर रिजल्ट शो कराए। तो ये जो काम कर रहा है ये कंपाइलर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा टाइप। अब हमें मशीन को ये बताना है कि किस टाइप का डेटा एंटर करने जा रहे हैं, यानी मशीन जो रीड कर रही है वो क्या ये रीड कर रही है। मशीन रीड कर रही है 0 to 9, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये रहा 0 to 9 नंबर, यानी जिसको कहा जाता है इंटीजर, ठीक है। फिर आता है कैर, जिसको A to
Z या फिर A to Z। फिर आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट क्या कहता है? 1.5 यानी डेसिमल वैल्यू यूज़ करता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी मैं डेटा में एक्चुअली कराने के जा रही हूँ एरे। यहाँ पर एरे में पूरा भी लिख सकते हैं आप, एरे, और इसको कॉलम में लिख दिया जाता है कि एरे में अगर सपोज एरे अभी हम आगे पढ़ेंगे, एरे में 20 वर्ड्स डालिए, यानी मुझे एक ऐसी चीज़ दीजिए कि कंटिन्यू में 20 नंबर लिखती जाऊँ स्क्रीन पर अपनी, ठीक है। तो ये एरे, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा डेटा टाइप है, यानी किस टाइप का डेटा मैं यूज़र से मांग रही हूँ प्रोग्रामिंग में या फिर मशीन पर इनपुट करा रही हूँ, ठीक है। यूज़र से मांगने का मतलब भी इनपुट कराना ही होता है, बस हमने स्क्रीन पे लिख दिया एंटर योर नंबर। तो जब कोई भी हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा तो वो प्रोग्राम यानी सोर्स कोड नहीं पढ़ेगा, वो तो आउटपुट देखेगा। वहाँ पे लिखा होगा एंटर योर नेम एंड एंटर योर एज। अब नेम में मुझे मशीन को भी तो बताना है ना कि नेम में जो बंदा कोई भी नाम लिखेंगे तो उसमें हम करेक्टर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और एज में न्यूमेरिकल। तो मैंने पहले ही सोर्स कोड में इस तरह के डेटा टाइप सेट कर दिए कि मशीन को पहले समझ में आने चाहिए ना कि वहाँ तो मुझे नाम प्रिंट करने यानी A to Z करेक्टर में प्रिंट करने, वहाँ पर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। मीना, रोहन, नेहा, कश्मीर सिंह, प्लीज़ आप रिप्लाई दीजिए अगर कोई और प्रॉब्लम है तो, इसमें समझने में या कुछ डाउट है तो, ठीक है। अब वो कहता है कि एप्लीकेशन में क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के डेटास को यूज़ किया जाता है, वो डेटा टाइप इस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर आता है वेरिएबल्स की बात। वेरिएबल का हमने काफ़ी क्वेश्चन किए भी हैं जब MCQs किए थे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको, ठीक है। आइडेंटिफायर वेरिएबल को, यानी अगर मुझे 10 नंबर मशीन में प्रिंट कराना है तो मैं इसको एक आइडेंटिफिकेशन दूंगी, यानी एक नाम दूंगी। तो मैंने कह दिया A = 10। अब मैं अपने पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी A लिखूंगी दैट मीन्स 10 की बात कर रही हूँ। क्लियर हो गया? तो ये होती है वेरिएबल। उसके बाद आता है कंडीशनल। अब कंडीशनल्स क्या होती हैं? कंडीशंस होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। ओके जी, कुलदीप समझ आ रहा है, ठीक है, आगे चलते रहते हैं हम। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे। अब कहता है कि नॉलेज हाउ टू यूज सर्टेन कंडीशन। आप कैसे, जैसे सपोज कीजिए कंडीशन के सामने ही कंडीशन का लिख रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि A अगर बड़ा है B से तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े हैं पीछे, अर्थमेटिकल कुछ इस तरह से, जैसे A + B = C कर दिया तो ये अर्थमेटिकल हो गए। अगर मैंने ये कहा कि नहीं बड़ा ना हो तो बराबर हो तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। ना बराबर हो तो नॉट के लिए ये लगता है। अब अगर एंड ऑपरेटर क्या था, जैसे अभी आया था लॉजिकल में एंड ऑपरेटर यूज होते हैं, यानी A बड़ा हो B से, फिर वो चेक करे कि B बड़ा हो C से भी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये क्या करे, एंड करे। अब अगर मैंने इसकी जगह और लगा दिया तो ये करेगा कि हाँ A या तो A B से बड़ा हो या A C से बड़ा हो, ठीक है, तो वो A को ही चेक करेगा। इस तरह की चीज़ें हम कंडीशंस में पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि कोड क्या करता है, कोड शुड एग्जीक्यूट ओनली द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, और अगर नहीं होती तो फॉल्स, बस इतना है। यस और नो में आंसर देता है ये हमें, ठीक है। और अगर हमने इसको कहना है कि इससे आगे चले जाओ भाई, अब अगर मैंने ये कहा कि पहला नंबर अगर आपकी सैलरी, या मान लीजिए हमने लिखा एंटर योर सैलरी, सैलरी में लिख दिया अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कर दिया मैंने तो ना। तो यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, फिर इसके आगे ही हम कोई और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी जैसे अगर हमने इफ़ स्टार्ट किया, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैंने कह दिया इफ़ स्टार्ट करेंगे, इफ़ के अंदर मैंने कह दिया अगर A बड़ा है तो A को क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसी नंबर से, तो हम आगे फिर इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है।
जिसे नेस्टेड कहा जाता है। नेस्टेड मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है तो नेस्टेड फॉर लूप, इफ़ के अंदर एक और इफ़ है तो नेस्टेड इफ़। ठीक है, अब आती है एरे की बात। एरे क्या है? एरे एक तरह का वेरिएबल ही है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है ना, डेटा टाइप हमने एंटर किया था ना। अब डेटा टाइप में तो मैंने कह दिया ए में 10 जाए, अब 10 के बाद मैंने कहा 11 कैसे लिखूं, 12 कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी हमारी, हमने कह दिया एरे बना लो। तो एरे क्या हो जाती है, हमें बहुत सारे नंबर्स को लिखने के लिए कंटिन्यू एक स्पेस दे दिया जाता है कंप्यूटर में कि आपने अगर यहाँ पे लिख दिया 20 एलिमेंट्स डालने हैं आपको तो 20 नंबर अलाउ कर देगा। आपने अगर इससे कम भी डालें इट्स ओके, बट 20 से ज़्यादा नहीं अलाउ करेगा वो। ठीक है, वहीं एग्जीक्यूट मतलब बाहर हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। अब कहता है वेरिएबल क्या करता है, स्टोर्स करता है एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4 कितने नंबर्स लिखने हैं, सिमिलर डेटा टाइप। अगर करेक्टर है तो करेक्टर, नंबर न्यूमेरिकल है यानी इंटीजर है तो इंटीजर। अब इसमें लिखना कैसे होता है, अगर करेक्टर है तो कैर और फिर एरे का नाम लिख दीजिए ABC, या पूरा ARRAY एरे लिख दीजिए और उसके एलिमेंट डिसाइड कर दीजिए कि एलिमेंट में कितने करेक्टर्स मुझे प्रिंट कराने हैं, 20 कराने हैं, 100 कराने हैं, जो भी कराने हैं। उसके बाद आता है लूप। अब लूप क्या होता है, लूप एक सीरीज है। सीरीज कैसे है, जैसे मैंने कह दिया कि A = आपका 20 हो, इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब 21 22 23 और मुझे सारी वैल्यूज़ कंपेयर करानी किसी एक नंबर से या कोई कैलकुलेशन करनी है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस, तो मैं क्या करूँगी, लूप लगाऊंगी। ठीक है, हालांकि लूप चलेगा एक और नए वेरिएबल में, I ले लीजिए, E ले लीजिए, A ले लीजिए, कोई भी एक नया वेरिएबल ले लीजिए जो कि क्या करेगा, लूप्स के नंबर को चलाएगा। लूप सीरीज होती है, हमने बता दिया कि एक I = 1 से चलेगा और 10 तक, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यूज़ को ही आगे ले जाएगा, लेकिन सारे डेटा कहाँ स्टोर होंगे, ए में ही। क्लियर हो गया आप लोगों का? तो लूप क्या है, सीरीज है। उसके बाद आता है फंक्शन। किसी भी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस जब हम यूज़ करते हैं तो वो किस लिए यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक ही प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, मुझे प्लस भी करना है, मुझे माइनस भी करना है, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड सब करना है, तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब अगर मैंने ले लिया ए को, ए में डाल दिया मैंने 10 और बी में डाल दिया 20, ठीक है, ये हो गया अलग, ये वेरिएबल अलग, और मैंने सी को खाली छोड़ दिया, तो मैंने कहा अगर प्लस करना है तो ए प्लस बी और सी में चला जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी और सी में चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये मैं कैसे करूँगी, ये तो ए से ही वापस ए की वैल्यू को ही लेता रहेगा हर बार। तो ऐसे में क्या करना है, अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग ब्लॉक बना के बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें एक ही प्रोग्राम में लिखनी होती हैं, जब तब हम यूज़ करते हैं फंक्शन। हमने सम का फंक्शन बनाया, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हमने सम का फंक्शन बनाया सम करने के लिए, फिर हमने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब क्या होगा, हर एक फंक्शन में आप ए और बी यानी यही एलिमेंट्स, फंक्शन के जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम यही यूज़ कर सकते हैं, और बस फटाफट से आप यहाँ पे प्लस के लिए, यहाँ पे माइनस के लिए, यहाँ पे डिवाइड के लिए सम फंक्शन बनाते चले जाइए, और एक ही प्रोग्राम में आप अलग अलग सेक्शन रखकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पर। फंक्शंस और मेथड आर यूज्ड टू accomplished a task in programming. A function can take parameters, देखो मैंने बताया था ना, पैरामीटर्स कहते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है प्रोसेस देम टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट। एलिमेंट्स जितने लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके हर एक काम का एक नाम रख देंगे, वो काम करेंगे अगर हम फंक्शन के थ्रू, तो हम एक ही प्रोग्राम में काम कर पाएंगे। ठीक है, लूपिंग एक सीरीज होती है पूजा। अगर हम ए वेरिएबल ले रहे हैं, ए में अगर हम 20 नंबर डाल रहे हैं, 20 नंबर लिख रहे हैं, 20 नंबर लिख रहे हैं, 20 सीरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, और उसको 20 के आगे 21 2 3 तक बढ़ाना है मुझे, तो मैं लूप स्टार्ट करूँगी और ए के ही वो स्टेप बाय स्टेप ए को ही लेके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, लूप का आपका यहाँ पर था ना, ये था। अब लूप में क्या होता है, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, वाइल, और एक होता है डू वाइल। ठीक है, बस कुछ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। वाइल और डू वाइल वही काम करते हैं जो फॉर करता है। फॉर
एक लाइन में लिख दिया जाता है, वाइल में 2-3 लाइन में ही कोड लिखा जाता है, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास। क्लास में यहाँ क्यों कह रही हूँ, इसको ऐसे मत समझना कि सी का टॉपिक था तो मैंने क्लास मैंने ऐड किया इसलिए कि प्लस प्लस और पाइथन में भी अगर क्लास की बात हो रही है, क्योंकि सी में क्लास और ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं होती है, ठीक है। तो क्लास क्या करता है, क्लास एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसमें राज्य और व्यवहार यानी एक एक स्टेट, एक क्लास दे दी गई ABC, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया XYZ, या आप सम से ही समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा आपका एक फॉर्मूला बोर्ड मास या समथिंग कुछ करके, ठीक है, बोर्ड मास में बोर्ड लिख दिया। अब ये मेरी हो गई क्या, एक क्लास, और इसके मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिए कि मैं इसी क्लास में अलग अलग सेक्शन बना के काम करना चाहती हूँ, ठीक है। और वो काम क्या होगा कि जो मैं काम कर रही हूँ इसको दूंगी, अगर ये काम इसके थ्रू काम करा रही हूँ यानी X के थ्रू काम करा रही हूँ तो वही काम Y भी कर सकता है, वही काम Z भी कर सकता है। ये काम मैं क्लास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट यानी एक एक टॉपिक को, ऑब्जेक्ट मीन्स विषय, एक एक विषय को लेकर के अलग अलग सेक्शन, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ बात हो रही है व्हीकल्स की, अगर मुझे ये कहा गया कि व्हीकल्स में कुछ कीजिए, जैसे मैंने क्लास बनाई व्हीकल, ठीक है। अब इसके सॉरी ये थी हमारी, और इसको बोल, ऊपर जो मेन क्लास होती है उसको बोल दिया जाता है हमारा बेस क्लास, ठीक है। और इसके नीचे जो क्लास बनाई जाती है वो होती है हमारी चाइल्ड क्लास। एक क्वेश्चन आया भी हुआ है चाइल्ड क्लास और बेस क्लास का। बेस क्लास यानी मेन क्लास, चाइल्ड क्लास यानी उसको काम, जो वो काम कर रही है उसके ही बहुत सारे काम हैं। जैसे मान लीजिए व्हीकल में क्या आएगा, व्हीकल में तो 2 व्हीलर भी आएगा, 2 व्हीलर आएगा, फिर 4 व्हीलर भी आएगा। अब मुझे कुछ ऐसा काम करवाना है कि मैं इससे करवाना चाहती हूँ या इससे करवाना चाहती हूँ, तो है तो एक ही टाइप ना, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर के और आगे तक चलना और उसकी टाइप डिसाइड करना, ये आता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे कहता है कि एक टेम्पलेट की तरह काम करती है, वो क्या करती है, स्टेट और बिहेवियर। अब देखिए इसका बिहेवियर क्या है, व्हीकल 2 व्हीलर का, और इसका बिहेवियर एक ही हो गया ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे ही समझाती हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे जो एंसेस्टर थे कोई काम करते थे, है ना, जैसे मेरे ग्रैंडफादर या फादर, ठीक है। अब वो जो काम करते थे तो मेरा क्या होगा कि जो भी कोई एक हैं उनके फीचर्स होंगे वो भी मिलेंगे, नेचर्स भी मिलेंगे, है ना, काम करने का तरीका और ये सब। तो ये क्या है, क्लास है जो दूसरी क्लास डिफाइन कर रही है, तो वो काम भी वैसे ही हो रहा है जैसे मेन क्लास कर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक टेम्पलेट, क्योंकि एक टेम्पलेट की तरह क्रिएट कर दी जाती है कि चाइल्ड क्लास होगी, बेस क्लास के साथ चाइल्ड क्लास आएगी, फिर एक और क्लास आएगी, फिर एक और क्लास, और ऐसे चलती रहेगी। एक यानी कहने का मतलब ये कि अगर इसका काम मैं इसको टी व्हीलर को, इस नाम को किसी और काम कराने के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको इससे भी करा सकती हूँ। यानी इसका काम, पहली एक क्लास का काम अगर मैं इससे नहीं कराना चाहती, यानी ABC अगर 2 व्हीलर इसका नाम लिख दिया, इससे ना करा के मैं 4 व्हीलर का नाम लिख दूंगी तो वो भी यही काम करेगा जो इसको है। लेकिन अगर आप उसको कुछ और काम देना चाहते हैं तो भी वो आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में। समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि क्या रिस्पॉन्ड करता है टू फील्ड एंड मैथड। बता दिया ना मैंने कि क्या कर रहा है, ये है तो एक जैसा ही, व्हीकल्स के अंदर ही है, लेकिन अगर आप इनसे कुछ और डिसाइड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर अर्थमेटिकल फॉर्मूलेज। अब मैंने सम से सम कराया तो सम क्या 1 नंबर का ही करेगा, 10 नंबर का भी तो कर सकता है ना। तो अगर मैंने 2 नंबर के लिए एक लिख दिया सम, तो मैंने यहाँ पर सम 1 लिखा और वो क्या करेगा 10 नंबर तक सम कराएगा। तो दोनों काम एक ही हो रहे हैं ना। अगर मैं चाहती कि सम 1 से भी वही कराती और सम 2 से भी वही कराती, तो यही काम तो मैं कर रही हूँ। अब उसके बाद नीचे आऊँगी और मैं सब्ट्रैक्शन के लिए दूंगी, तो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही क्लासेस को डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए ये टॉपिक इसलिए है कि एक चीज़ को लेके हम कितना और अच्छे से काम कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और जो कि मैं चाहती थी कि स्टूडेंट्स को पता चले, ये होता है बैकस्लैश करैक्टर। क्या होता है कि जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना प्रिंट, यानी अपने सिस्टम में मैं यहाँ पर, ये मेरा डिस्प्ले है,
मैं यहाँ पर कोई प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हेलो, और मैं नीचे लिखूंगी हेलो हाय आई एम मनीषा, ये वो जो भी लिखना चाहती हूँ। तो मैं लिखूंगी, मैं चाहूँगी कि हेलो लिखने के बाद ना ये नीचे आए, तो मुझे कहा जाएगा नहीं एक और प्रिंट एफ लिखो, ऐसा तो नहीं है। प्रिंट एफ का काम तो प्रिंट कराना है, अगर इधर जगह होगी तो ये तो मेरा अगर दूसरा प्रिंट एफ लिखूंगी तो ये तो यहीं पे प्रिंट करा देगा। तो ऐसा क्या करूं कि ये मुझे अगली लाइन में दे, यानी उसको इंस्ट्रक्ट करना है। तो कुछ इस टाइप के जो करैक्टर होते हैं ना, जैसे /n/t, ठीक है, /a एंटर कर देता है, ये टैब कर देता है, टैब सेटिंग के लिए गैप देता है, उतना गैप में आ जाएगा। एंटर कर दूंगी तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, कॉमा लगा दिया, और मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया n। अब आगे का जो मैटर होगा ना, IMABC जो भी है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा IM। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के जो काम देने होते हैं ना हमें डिस्प्ले के अंदर, वो हम बैकस्लैश करैक्टर से देते हैं। क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद आता है लूप। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक यहाँ पर लूपिंग की बात तब हो रही है। इसको आप फिर एक बार क्विक वर्जन करवा देना। हाँ जी, फिर से करवा देंगे वो। एक बार हमारी क्लास और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जिसमें हम सारे टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अभी हम 2 टॉपिक लेके चल रहे हैं अपने मेन, तो वो भी करवा दूंगी मैं आपको। अब ये कहता है कि प्रोग्राम को क्या करता है, रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड बना करके। लूप क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड बना करके, ये शायद रिपीट हो गया होगा, ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड इसलिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए जैसे मैंने कोई एक प्रोग्राम शुरू किया और मुझे i की वैल्यू 0 और i इज ग्रेटर देन 10, लेस देन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, लेस देन होगा तभी 10 तक कंपेयर करेगा, और i प्लस प्लस। अब इसके बाद मैंने लूप स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि यहाँ पर a था, और a को क्या करे, हर बार जब भी आए तो a इक्वल टू a प्लस आई कर दे। अब a में क्या वैल्यू जाएगी, हर बार i की वैल्यू बढ़ के चली जाएगी। अब मैं ये नहीं कराना चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक और लूप शुरू हो, तो मैंने एक और लूप स्टार्ट कर दिया। तो ये होती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट की ये ब्लॉक हो गया, एक स्टेटमेंट का एक और ब्लॉक आपने स्टार्ट किया जो कि यहाँ ख़त्म होगा। यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में कंपैरिजन भी आ सकता है, कैलकुलेशंस कुछ भी करवा सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ इसकी जो इस फॉर लूप की जो स्टेटमेंट होगी वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर लिखने का ये होगा कि पहले वो आपके इस लूप की स्टेटमेंट को पढ़ेगा और एग्जीक्यूट कराएगा, फिर आके इस लूप के स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले ये कैलकुलेशन करके इस लूप को पढ़ ले, इस लूप की कैलकुलेशन कराए, तो ये होता है ब्लॉक ऑफ कोड, यानी हमने एक एक ब्लॉक बना दिए कोडिंग के। अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे कि आपकी एक होती है, यहाँ पर होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट भी कंट्रोलिंग में आती है वैसे तो, क्योंकि ये कंट्रोल करती है कि अगर ये है ब्लॉक में जो लिखा है, इसको मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देती हूँ, इफ़ कंडीशन, आप समझ लेना, ठीक है, तो काम करे। तो ये क्या होती है, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारी, ठीक है। और एक और होती है केस। ऐसे ही ये सारे क्या हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में आती है। अब इसका काम क्या होता है कि हमने कहा कि इफ़ स्टेटमेंट में एक केस दे दो, हमने कहा कि पी, कोई आउटलेट्स में या कहीं हम फूड कॉर्नर में गए हैं, मैंने कहा कि अगर आप पी लिखते हैं तो पिज़्ज़ा का रेट आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप बी लिखते हैं तो बर्गर का रेट आ जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट ही तो जंप करा रहा है ना। हमने कहा कि अगर पी लिखेगा तो आएगा, नहीं तो सीधा बी में जाएगा, समझ गए ना आप लोग। तो P मिलेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये होती है जंप करता है, स्किप करता है और आगे चला जाता है। अगर आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि उस टाइम रीड करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा तो करेगा, नहीं तो वो क्या कर देगा, उसको जंप करा देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा पढ़ने के लिए, यानी एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये होती है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी एक को कंट्रोल किया
दूसरा चला, दूसरा अगर है तो ठीक, नहीं तो दूसरे को करेगा। तो ये होती है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये आ गई। इफ स्टेटमेंट को और एलाबोरेट करते हैं अभी हम। यहाँ पर कहता है कि क्या करते हैं, स्टेटमेंट को अलाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए देता है। एंटर अ सेक्शन, एक सेक्शन बन जाता है, ठीक है। नॉट बेस्ड वेदर गिवन कंडीशन इज ट्रू। अब क्या होता है, अगर वो बेस्ड नहीं है तो कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन दी गई है तो क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको इफ में बताया है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों सिमिलर से होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। पॉइंटर क्या करता है, देखिए होता क्या है, जब हम मेमोरी लोकेशन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो मेमोरी में एक जगह बनती है, कंप्यूटर एक जगह बनाता है, मेमोरी लोकेशन बोलते हैं जिसको, और उसमें वो वैल्यू पुट कर देता है। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर इंट या करेक्टर जो भी है, a इक्वल टू 50। अब जब a का नाम आएगा तो कंप्यूटर, अब जब 50 नंबर का नाम आएगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक a को पहचानेगा और एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा जिसमें स्टोर करेगा 50 नंबर को, ठीक है। अब एक ही तो मेमोरी नहीं होगी ना कंप्यूटर की, यही तो नहीं है कि 50 स्टोर करना है उसको, ऐसे पता नहीं कितने नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बात आ गई कि ये जो नंबर है इसको जहाँ पर स्टोर किया है उसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। अब इसका ना मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है कंप्यूटर की, मान लीजिए ये पूरी स्क्रीन ना कंप्यूटर का एक मेमोरी है। अब उसने 50 उठा के उस कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है। उसको कहा क्या गया, उस स्पेस को जहाँ पर वो एक नंबर रख रहा है उसको क्या कहा गया, उसको कहते हैं एड्रेस, एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अब इसका एक अलग ही एड्रेस होता है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है 2 4 5 समथिंग करके, ठीक है। ये क्या है, ये एड्रेस है, मैं लिख रही हूं यहां पर ये होता है वेरिएबल यानी आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और इसको बोलते हैं यहाँ पर जो ये जहाँ पर ये जगह पर रुका आ करके, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। क्लियर हो गया, 3 चीज़ें होती हैं। अब कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हम हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम हम वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें देखना होता है कि नहीं, हम उस जगह की बात करें जहाँ पर वो नंबर रखा गया, यानी एड्रेस मेमोरी लोकेशन की बात करें, तो ऐसे में पॉइंटर आता है। पॉइंटर क्या करता है, स्टोर कर देता है और होल्ड करके रखता है किसको, एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी और एड्रेस को भी, आप जिसको करना चाहें वैसा। इसमें हम यूज करते हैं एस्टरिस्क, इस साइन को बोलते हैं एस्टरिस्क। अगर ये साइन लगा है तो एड्रेस जाएगा, अगर ये साइन नहीं लगा है पॉइंटर में तो वैल्यू जाएगी वेरिएबल में। आ गया बात समझ में आपको, पॉइंटर क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है, एक तरह का रिकॉर्ड बनाता है। मान लीजिए मैंने लिखा रोल नंबर, अब 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, और मैंने लिखा नेम, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है स्ट्रक्चर, ठीक है। यूनियन क्या करती है, डिफरेंट टाइप और सेम लोकेशन। अब यूनियन क्या करती है, इसी टाइप के डेटा को, स्ट्रक्चर टाइप के डेटा को ही एक सेम लोकेशन पर रख, क्योंकि सेम लोकेशन पर नहीं रखेगी तो डेटा 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं होगा ना, इसलिए यूनियन यूज होता है, ठीक है। तो ये थे सी के मेन टॉपिक, और अब हम आगे आते हैं। ये है सी का एक बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये होती हैं हेडर फाइल्स, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ताकि आप लोग यहाँ तक आएँ तो समझ में आ जाए। ये है फंक्शन, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये होते हैं ओपनिंग और ब्लॉकिंग कोड्स कह सकते हैं आप इसको। ये क्या करता है, प्रिंट एफ, डिस्प्ले कराता है, डिस्प्ले, और रिटर्न 0 यानी लास्ट में कोई वैल्यू लेकर ना जाए, मतलब कुछ और ना दे, रिटर्न यानी रिजल्ट किस टाइप का शो कराएगा। ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट किस टाइप से शो कराएगा, रिटर्न 0 हमें रखनी होती है, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं गेट सी एच। मैं यहाँ पे वो बताना चाहती हूँ आपको, एक फंक्शन यूज़ होता है गेट सी। ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस यूज़ होते हैं, बट गेट सी एच मेन क्यों स्पेशली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। गेट सी एच के बिना ये
शायद आ भी सकता है, और क्योंकि जब सारे फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है आपसे, हर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको भी ध्यान रख लीजिए। जैसे मेन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, मेन में ही ये दोनों चीज़ें थी, यानी ब्लॉक्स थे, करली ब्रेसेस जिसे कहते हैं। तो मेन ने क्या कहा, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हेडर फाइल क्या करती है, इस टाइप के फंक्शंस को, printf, getch, इस टाइप के फंक्शंस की लाइब्रेरी फाइल होती है, लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, इनको हेडर फाइल्स भी कह देते हैं, ठीक है। ये वर्ड मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको डायरेक्टली ना पूछ करके कुछ और वर्ड दे करके पूछ लिया जाता है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप किसी चीज़ का अगर कोई और नाम भी है तो आप प्लीज़ उसको भी ऐड कीजिए और लिखिए, समझिए उसको, ठीक है। अब ये आता है डिस्प्ले के काम, ये आता है इसके। अब स्क्रीन पर सिर्फ इस प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। आउटपुट में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आएगा, हेलो, जैसा आप लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने स्पेस दे दिया तो स्पेस आ जाएगा, और ये सिर्फ ये हेलो वर्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब ऐसे में होता क्या है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, ठीक है, तो सी में हम करते हैं Alt प्लस F9, यानी इस कोड स्क्रीन से आउटपुट स्क्रीन पर आकर डिस्प्ले देखने के लिए। जब वो करता है एग्जीक्यूट, कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो करता है एग्जीक्यूट, यहां पर तो ये स्क्रीन पर रुकता नहीं है, बस ऐसे एक बार ब्लिंक होगी आपके सामने स्क्रीन और चला जाएगा। अब इसको रोकने के लिए हम कहते हैं गेट करैक्टर, इसका मतलब होता है गेट करैक्टर। मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है, गेट करैक्टर। अब मैंने बहुत सारी बेसिक प्रोग्रामिंग की चीज़ें आपको बता दी है। C++ पढ़ते टाइम और पाइथन पढ़ते टाइम हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि C से C+ में क्यों आए थे, C++ इससे क्यों डिफरेंट है, और नए जो कीवर्ड्स हैं उसके वो। अब हमें प्रोग्रामिंग का ज़्यादा बेसिक समझने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हम सारा इसमें पढ़ चुके हैं। हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, एरे क्या होती है, सभी में होती है। ये आपका पाइथन में भी होगी, C++ में भी होगी, सब में होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है C++ का वही बेसिक हिस्ट्री। C++ और C सिर्फ इसी रीजन से चेंज है। C++ हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऊप्स फंक्शन, ऊप्स कंसेप्ट यूज़ होता है। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो मैंने अभी क्लास और ऑब्जेक्ट की बात की थी, ठीक है, वो C में क्लास और ऑब्जेक्ट्स नहीं बनती हैं, C++ में ही बनाई जाती हैं, कि एक ही प्रोग्राम में एक क्लास और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अलग अलग तरीके से काम दिया जाए और उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए कि आप और उसमें डिफाइन करके प्रोग्राम को और एलाबोरेट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन में था, जैसे एरे में था, अगर एक वेरिएबल हमने दे दिया तो वो ऐसा क्या था कि हमने फॉर लूप स्टार्ट किया, ऐसा क्या था कि फंक्शन करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग यूजेस हो गए ना, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपने काम स्टार्ट कर दिया इसमें। अब यहाँ पर आता है C++, 1980 बाय बजाने स्ट्रॉप्स एट बेल लेबोरेटरी एट AT लिख सकते हैं आप यहाँ पर, AT&T, ठीक है। फीचर्स, क्या फीचर्स यूज हुए, अब C प्रोग्राम को थोड़ा सा और, एक्चुअली हुआ क्या था, C से पहले B थी, B लैंग्वेज थी, ठीक है, और फिर C आने के बाद C में क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, मैं फिर से कह रही हूँ, C में ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, इसीलिए हम C++ में प्रोग्राम बनाते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वो C कर लेते हैं, उनको समझ लीजिए कि आप 90-80% आपको मिनिमम आप ले लीजिए, 70-80% तो आपका सारे हो गया। वो C++ में भी सेम होगा, C में भी सेम होगा। लेकिन जहाँ बात आएगी C++ के मेन फीचर की, यानी ऊप्स कंसेप्ट की, तो ऊप्स कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी एक ऑब्जेक्ट को लेकर काम किया जाता है, कि एक ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, एक विषय ले लिया और उसी में आगे हम उस टाइप से आगे हम काम करवाना चाहते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप बता दे रहिएगा मुझे कमेंट करके कि आपको जो भी टॉपिक हमने बताया, यानी C का जो अभी क्लियर करवाया है, वो समझ में आ रहा है या नहीं।
अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो अभी हम जा सकते हैं पीछे, फिर नहीं भी अगर आएगा आपको घर पे पढ़ लेंगे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, तो हम उस टॉपिक को दोबारा से टाइम रहते डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यही चेंजेस, यही मेन चेंजेस थे, मतलब ये कहता है कि मेन जो डिफरेंट चीज़ें थी वो थी सी और C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि क्या कर रही थी। अब जब इन्होंने C और C++ से चेंजेस कराए तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ऊप्स कंसेप्ट लाए, लेकिन C में बिना सिग्निफिकेंटली चेंजेस किए, यानी बहुत ज़्यादा C में चेंजेस नहीं हुए, और इसी तरह से C++ को लेकर आए जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास को डिफाइन कराया गया था, ठीक है, यानी यूज़ किया गया था। हम यहाँ पढ़ेंगे। अब ऊप्स के मेन कंसेप्ट जो हैं, मेन टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें, आपका वेरिएबल हो गया, लूप कंसेप्ट, स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, सब हम पढ़ के आ चुके हैं अभी पीछे, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही यूज़ होती है। हाँ, हो सकता है सिंटेक्सिस वगैरह चेंज हों, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम C की बात करें तो C में मैंने आपको अभी अब प्रिंट एफ लिख कर बताया था, फंक्शन डिस्प्ले के लिए। स्कैन एफ भी यूज़ होता है, स्कैन एफ होता है इनपुट के लिए, या आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। लेकिन अगर हम C++ की बात करते हैं तो यहाँ पर यूज़ होता है C in और C out, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मेन ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हम आगे करेंगे अभी। C++ को चेंज, C और C++ से चेंज आ रहे हैं टॉपिक में। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर आते हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। कहता है ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, एंटिटी है जिसके अलग अलग स्टेट और बिहेवियर होते हैं, यानी अलग अलग सेक्शंस में आप उनसे काम करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन जाती है हमारी बेस क्लास, और यहाँ पर होती है हमारी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास होने के बाद इसी के अंदर अगर चलती है कोई काम, कोई क्लास चलती है, तो उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्लास। ये हमारा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में डिफाइन होता है। यहाँ पर कहता है कि कैसा होता है, डेटा और बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का, और वो क्या करता है, टेम्पलेट की तरह ही एक ऑब्जेक्ट और उसको क्रिएट करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ये है कि आपका क्या करता है, आवश्यक डेटा को क्या कर देता है, विवरण यानी डिटेल देता है। आंतरिक विवरणों को छिपाने की एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है जो कि मेन चीज़ें, जैसे सपोज आप फेसबुक पे जा रहे हैं अपना, ठीक है, फेसबुक पे जा रहे हैं, आप कोई अपनी पोस्ट अपडेट करते हैं। पोस्ट अपडेट करने पर आपके फीचर्स में, मतलब सेटिंग्स में आता है फेसबुक के कि आप उसको पब्लिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं, या फिर आप उसको एज आई थिंक फ्रेंड्स होता है या समथिंग होता है वैसे। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या आपके अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर रहा है ना, मतलब चेंजेस कर रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि उसको पब्लिक बनाया जाए तो आप उसको पब्लिकली कर दीजिए, यानी सारे जो हमारे फ्रेंड्स नहीं भी हैं उनको दिखाई देगा। फिर होता है एक प्राइवेट, ठीक है, इस टाइप की, तो प्राइवेट कर देंगे तो कुछ लोग से लिमिटेड देख पाएंगे, और ये सभी चीज़ों के लिए होगा। तो इस टाइप की, यानी ये क्या कर रहा है, डेटा हाइड ही तो कर रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं दिखनी चाहिए आगे, कुछ चीज़ें आगे चलती रहनी चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होती है, अगर हमें ये कहना है कि एक चीज़ है, एक क्लास है जो कि काम कर रही है, उसकी जैसी और छोटी क्लास बना दी जाए, और वो भी अलग अलग उनको काम दे दिए जाएं कि आप ये करो, आप ये करो, और आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। तो ये क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, यानी ये क्या कर रहे हैं, ये अर्थमेटिकल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अर्थमेटिकली कुछ काम कर रहे हैं हम, ठीक है, और उनको एक ही क्लास डिफाइन करके अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करके यहाँ पर अलग अलग काम दीजिए गया। अब ये काम क्या करें, काम तो यही करें ना कि अर्थमेटिकली काम हो रहा है ना, काम तो अर्थमेटिकली हो रहा है, ठीक है।
इसीलिए उसको इनहेरिटेंस करते हैं, यानी वंशानुगत, यानी एक के बाद एक के बाद एक उसको आगे बढ़ाती चली जाए। डिराइव्ड क्लास जैसे मैंने अभी बताया था, और बेस क्लास दे देते हैं। बेस क्लास होती हैं आपकी ऊपर जो मेंशन हो रही है, डिराइव्ड क्लास होती हैं जो आपने चाइल्ड क्लास अभी मैंने लिखा था वहाँ पर चाइल्ड क्लास, और इसी के अंदर एक और क्लास बना दी जाती है जिसको कहते हैं हम डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड आगे चलाने के लिए जी। पॉलीमॉर्फिज्म, अलग से लिंक मिल जाएगा उसका। ये एक टॉपिक ऑन कर। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, एक से अधिक रूपों को प्रदर्शित करती है, यानी अलग अलग काम दे दिए जाते हैं और वो फंक्शनलिटी मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़ जाती है। ठीक है, अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। इस टॉपिक में अभी मैंने आपको सी और C++ कंप्लीट करवा दिया है। अब हम इससे बेस थोड़े से MCQs करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अपनी क्लास को थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी आप लोगों का इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगी वो 12 बजे होगी। तब तक के लिए हम थोड़ी देर के लिए क्लास को पॉज करते हैं और फिर हम 12 बजे फिर से मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ अपनी नोटबुक्स वगैरह हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए अगर होंगे तो फिर आप बता दीजिएगा। तब तक के लिए हम वेट करते हैं। और आपको यहाँ पर ये जो डिटेल आ रही हैं, आपको सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। आपकी PDF है या कोई और लिंक आपको चाहिए वीडियो का, तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको 12 बजे तक का टाइम दे रही हूँ मैं, आप रिवाइज़ कीजिए घर पे बैठ के और फिर से हम 12 बजे मिलते हैं। ठीक है, दूसरे लिंक पर स्टार्ट होगी और वो लिंक आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी ये वीडियो। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। 12 बजे मिलते हैं हम लोग सारे।